100 भाई उनको बुलाएं जरा, टीए भाई को। निकालें जी चैप्टर नंबर 21, वो चैप्टर नंबर 20-15। किसी और को बुला दें। कोई भी है पूरे कॉलेज में, उसे बुला दें, किसी को भी बुला दें। पेज नंबर 383। अच्छा पहले जरा आप हजरात ये देख लें, 1-2 मिनट जितनी देर बच्चे बुच्चे आ जाएं। पेज नंबर 374। अच्छा ये हमने छोड़ा हुआ था, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है आपको याद है कि आपने सेल्स टैक्स में कर लिया हुआ है। ये यहां पे अगर मैं छोटा सा लिखूं तो शायद आपको याद आ जाए, ऑडिट, शो कॉज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर। तो अगर नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले पहले आपको ख्याल आ जाए कि आपने रिटर्न रिवाइज करनी है, तो फिर तो हुकूमत वाले खुश होंगे ना। किसी टीए को बुलाओ, अस्कर को या किसी को। अगर नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले पहले आ जाए कि आपने जो है वो रिटर्न रिवाइज करनी है, फिर तो हुकूमत वाले खुश होंगे ना। फिर आप टैक्स पे कर दें शॉर्ट पे वाला, फिर आप डिफॉल्ट सरचार्ज पे कर दें और कोई पेनल्टी आपने पे नहीं करनी, नो पेनल्टी। और अगर ये तो तब है ना जब नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले पहले आपको ख्याल आ जाए। लेकिन अगर आपको, किसी को याद होगा, अगर आपको ख्याल आए ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान, ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर शो कॉज नोटिस, ऑडिट के दौरान और शो कॉज नोटिस से पहले पहले, तो इसको जरा ब्रैकेट में ले लें। ठीक है, जब आए मुझे मेरे पास भेजो। ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर शो कॉज नोटिस, ऑडिट के दौरान और शो कॉज नोटिस से पहले पहले। तो फिर आपको पता है कि टैक्स पॉइंटेड आउट बाय कमिश्नर एक लफ्ज है, टैक्स पॉइंटेड आउट बाय कमिश्नर। जो कमिश्नर ने टैक्स कहा, पेज 375, और डिफॉल्ट सरचार्ज और 25% पेनल्टी। और अगर आप इस दौरान अगर आपको शो कॉज नोटिस के बाद ख्याल आए, तो फिर किसी को याद हो कितने परसेंट पेनल्टी थी वहां? 100%। लेकिन यहां कितने परसेंट पेनल्टी है? 50% आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। टैक्स इवेडेड प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 50% पेनल्टी। और अगर ये पेनल्टी आप पे कर देते हैं तो शो कॉज नोटिस कैंसिल हो जाएगा। शो कॉज नोटिस किस लिए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये जो मैंने चीज ब्रैकेट में ली है ना, असल में इस लॉ में असेसमेंट के लिए अमेंडमेंट का लफ्ज यूज होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये ब्रैकेट वाली बात बेशक छोड़ें, इसको परसों याद कराइएगा, इसको परसों पढ़ लेंगे। तो नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले पहले कितनी पेनल्टी? 0%। और ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान और शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले, और शो कॉज नोटिस के बाद 50%। ठीक है जी, ये हमारी एक प्रोविजन रहती थी। अच्छा जी, पेज 383 पर आए, कल वाला जरा रिवाइज करें। अच्छा मेरे भाई बोले, अगर टैक्स पेयर ने हैज फर्निश्ड कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम, it will be assumed that commissioner has made an assessment of taxable income and tax and return is considered as assessment order issued। कल एक पेज आपको भेजा था, सबके लिए कॉपी करा के ले आए। issued by commissioner on the day return was furnished, जिस दिन आपने रिटर्न जमा करवाई। रिटर्न कब मुकम्मल होती है? सेक्शन 114 का 2 आपने घर जाके पढ़ा तो नहीं होगा, पढ़ लीजिएगा आज जाके।
और कमिश्नर अगर चाहे तो किसी बंदे को ऑडिट के लिए भी चुन सकता है। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट द कमिश्नर shall issue a notice within 180 days from the end of that financial year in which return is furnished and will direct him to fulfill the deficiency and will order him to provide the missing information. If taxpayer gives response to the notice, if taxpayer gives, अगर आप respond कर दें यानी complies with the notice, the return shall be considered as valid. And if taxpayer does not comply with the notice, the return shall be considered as, बस ये सादा सा कल पढ़ा था। और अगली बात इधर आए, return shall be processed through automated system, बोले बार बार, return shall be processed through to arrive at correct amount of total income, taxable income and tax by making the adjustment for चार किस्म के adjustments करेगा। अच्छा, adjustments shall be made after issuing a notice to the taxpayer. The response of taxpayer shall be considered before making adjustments. If no response is received in 30 days, adjustments shall be made by system. एक छोटी सी बात और थी, वो जरा याद रख लीजिएगा कि जब आपने रिटर्न जमा करवाई है ना, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर सिस्टम ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद सिस्टम चाहे भी तो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स, ये एक चेक है कमिश्नर के ऊपर कि कमिश्नर सिस्टम को इंसिस्ट करे कि 6 महीने में ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट करो, अगर नहीं की तो फिर मैनुअल एडजस्टमेंट ही होंगी, फिर ऑटोमेटेड का कोई तस्वुर नहीं। ये कितने लोगों ने याद कर लिया था घर में? ओके, ये क्या फायदा होता है रोजाना लेट आने का, मुझे नहीं समझ। अभी वेट करें, अरिथमेटिकल एरर, कोई गलती हो जाए, इनकरेक्ट क्लेम, ये होता है कि टैक्स पेमेंट बैंक से वेरीफाई नहीं हो रही, डिडक्शन लिमिट क्रॉस कर गई है और एक ही रिटर्न, एक ही एंट्री 2 जगह गलत अमाउंट से आ रही है। डन। तो ये तो कल हमने पढ़ लिया था कि टैक्स पेयर अगर मुकम्मल रिटर्न जमा करवा देता है तो एज्यूम किया जाएगा कमिश्नर ने उसकी असेसमेंट कर ली है, और अगर मुकम्मल रिटर्न नहीं है तो कमिश्नर उसको क्या भेजेगा? नोटिस। और अगर आप नोटिस पूरा कर दे तो रिटर्न वैलिड, वरना रिटर्न इनवैलिड। ये साइड अभी छोड़ें जरा। अच्छा जी, आ जाए। अच्छा, इसका नाम ना सेल्फ असेसमेंट भी है। नॉर्मल असेसमेंट, डीम्ड असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। यानी कल जो पढ़ी थी, यानी उसमें आपने अपने आप को सेल्फ असेस कर लिया, खुद ही जज कर लिया। ये कितने लोगों ने सारा याद किया था? बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ओके, ये प्लीज इसको इजी ना लीजिएगा, ये साथ साथ याद करना है सारा। ओके, नजर आते हो तो ऐसे नजर ही नीचे कर लेते हैं, ये तो माशाल्लाह बड़े अच्छा। तो अगर एक बंदा, भैयन बड़ी, अगर एक बंदा रिटर्न जमा नहीं करवाता तो कमिश्नर उसको नोटिस भेजेगा। कमिश्नर उसको उससे कहेगा यार तुमने रिटर्न जमा नहीं करी तो कराओ, और उसे कहेगा 30 दिन के अंदर अंदर जो रिटर्न लेके आ जाओ। ये हमने पढ़ा था पेज 372 पे, ये हमने पढ़ा था पेज 372 पे, पेज 372 पे हमने पढ़ा था 372 पे, इफ अ पर्सन has not furnished return, हिलाएं जरा, if a person has, right वाला, if a person has not furnished return, the commie may by notice require him to file it within 30 days। अगर एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो उसको डांडे सोटे नहीं मारे जाते, हाइब्रिड वालों, डांडे सोटे नहीं मारे जाते उसको
डांडे सोटे नहीं मारे जाते, उसको नोटिस भेजा जाता है, भाई 30 दिनों में रिटर्न जमा करवा दो। उसने रिटर्न जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से हमने उसको नोटिस भेजा कि रिटर्न जमा करवा दो। उसने नोटिस आने के बाद भी रिटर्न जमा नहीं कराई, यानी रिटर्न जमा नहीं कराई, ये ढीठपुना है। और रिटर्न जमा ना कराने के बाद जब हमने नोटिस भेजा कि रिटर्न जमा नहीं कराई तुमने, तो रिटर्न जमा करवा दो 30 दिनों में, फिर भी उसने जमा नहीं करवाई, यानी 30 सितंबर तक जमा करवानी थी, वो भी जमा नहीं करवाई। फिर बाद में हमें ख्याल आया, हमने उसको नोटिस भेजा कि चलो अभी जमा करवा दो और 30 दिन और ले लो, उनने भी उसने जमा नहीं करवाई। तो इफ अ पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न रिस्पॉन्स टू नोटिस, द कमिश्नर में, अभी सजा देखते हैं क्या देनी है, अभी सजा देखते हैं क्या देनी है, पहले सारे मुजरिम इकट्ठे कर लें। अच्छा भाई, अब इसकी की जाएगी एक ही वक्त में 3 टीएस जो है वो 3 कमरों में भेजिएगा, तो फिर उसके बाद एक ही वक्त में हम टाइम जो है वो यूटिलाइज करके फिर मुझे ओके कीजिएगा। इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, इधर इनको दे देना नोट्स। इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, कॉपियां एक ही दफा पूरी हो। इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, the commissioner may, based on available information and exercising best judgment, make an assessment of income and tax। तो कमिश्नर आपकी इनकम और टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। ये किसको लेके आए हो? सर सकलैन मुश्ताक को। अच्छा, इसने क्या किया है? ये जेल है हमारी। सर इसने जो है रिटर्न जमा नहीं कराई थी, तो तुमने इसको नोटिस नहीं दिया? सर इसको नोटिस दिया था, लेकिन ये फिर भी रिटर्न जमा नहीं कराई। इसने क्यों ऐसा किया? इसको पकड़ लो, इसको बंद कर दिया जाए। सर दरवाजा तो खोल दें, बस छोड़ो परे, बंद कर दो इसको। ये किसको लाए हो? सर इसने जो है वो 12 इसका नोटिस, इसका बिजनेस जो है ना बंद हो गया था। तो बिजनेस बंद होने के बाद जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस होता है ना, उसमें जब तक आपने बिजनेस चलाया तब तक आपने जो है 7-8 महीने की रिटर्न जमा करवानी होती है। सर इसको हम कह रहे हैं जमा नहीं करवा रहा रिटर्न, उसी के साइड पे लगा दो इसको नीचे करके, ये भी मुजरिम है, इसकी भी हम बेस्ट जजमेंट करेंगे। चलो तुम भी खड़े हो जाओ। ये किसको लाए हो अजीब से बंदे को? सर ये नॉन रेजिडेंट है, इसीलिए ऐसा ऐसा लग रहा है। इसने क्या किया है? सर इसने जो है पाकिस्तान में जहाज लाया था। ये तो खुद जहाज है। नहीं सर, ये खुद जहाज नहीं है सर, प्लीज सर, ये तो पाकिस्तान में जहाज लाया था और एयरक्राफ्ट और शिप लाया था, लेकिन पाकिस्तान में से हम कह रहे हैं रिटर्न जमा करवाओ, तो ये पाकिस्तान में रिटर्न जमा नहीं करवा रहा। सर देख लो इसकी भी, मैं तो कहता हूँ बेस्ट जजमेंट कर दो, इसको पहले रोटेट कराओ। करवा दिया, इसको भी उन्हीं के पास ले जाओ, लिटा दो इसको, लिटा दो, अगला लाओ। सर ये बंदा, सर इसकी तो मैं क्या बताऊं आपको, ये तो लेटा लेटा लेके आए हैं। सर ये बंदा तो वेल स्टेटमेंट जमा नहीं करवा रहा। सर इसको कह रहे हैं रिटर्न ले लो, जान ले लो, वेल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाऊंगा। इसको ऊपर लटका दिया जाए, इसको ऊपर लटका दिया जाए। ये किसको लेके आए हो? ये किसको लेके आए हो? सर ये इंजमाम है, इसने तो रिटर्न जमा करवा दी थी। भाई इसने रिटर्न जमा करवा दी थी तो इसको क्यों लेके आए हो? सर इसने जब रिटर्न जमा करवाई थी तो, जल्दी बैठती, इसने जब रिटर्न जमा करवाई थी तो रिटर्न अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गया था कल की क्लास के मुताबिक, फिर इसको क्यों लेके आए हो? सर हमने फिर इसका ऑडिट शुरू किया और इसने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। सर इसने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, इसको भी उन्हीं के साथ डाल दो। इन सब की आज हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे, जगह निकालो। तो जी 5 सूरतों में ना एक बंदे की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाती है। अगर 5 में से कोई एक जुर्म भी आप कर लें तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। इसमें आखिरी जुर्म ये है कि आपका ऑडिट शुरू हो गया और आपने रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे पेज 384 पर मैं आऊं तो
आपने रिटर्न जमा करवा दी थी, आपने रिटर्न जमा करवा दी थी, आपने रिटर्न जमा करवा दी थी। कल की जिन्होंने क्लास ली है, मैंने ये कहा था उस्मान बस वेट करो, भी काउंट ना करो, फिर वो बच्चे की टेंशन उधर होती है ना। वेट करो, अभी नहीं बांटना, वेट अभी नहीं बांटने को मैंने कहा, एक में रखें जरा, इधर ही रहे। अच्छा नहीं, अच्छा चलो आप जा रहे हो, आपने नहीं बांटने, ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने रिटर्न जमा करवाई और रिटर्न बन गई एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एक बंदे ने क्या जमा करवाई? रिटर्न। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अगर एक बंदा मुकम्मल रिटर्न जमा करवा दे तो ये समझ लिया जाएगा। मैंने आपको कहा था पुराने लॉ में ये होता था कि आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आता था, इधर आप एक दिन भी इस छोड़ के देखें चैप्टर का, फिर देखें अगले दिन आपकी समझदानी की क्या बनती है। एक दिन में जरा छोड़ के देखिए, अगले दिन आए, फिर देखें आपका बनेगा क्या। अगर आपने रिटर्न जमा करवाई और रिटर्न जमा करवा के क्या बन गई थी, कल आपको याद होगा, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। पुराने लॉ में मैंने आपको कहा था असेसमेंट ऑर्डर आता है, इधर एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर है। आपने रिटर्न जमा करवाई और रिटर्न जमा करवाते ही क्या बन गई? बोले 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 बोले, एज्यूम्ड। इट विल बी एज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। ये कमिश्नर ने आपका इनकम और टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब आपको शुरू हो गया ऑडिट, तो मैंने सेक्शन 121 लगाना है, आप जो अगले सफे वाला है। अब आपको शुरू हो गया ऑडिट और आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। नाउ अब आपकी क्या होगी? बेस्ट जजमेंट। अब आपकी क्या होगी? बेस्ट। इसे बेस्ट जजमेंट इसलिए कहते हैं कि कमिश्नर को अंदाजा लगाना पड़ता है ना, बेस्ट जज। आपको नोटिस दिया फिर भी रिटर्न नहीं ला रहे, तो कमिश्नर को बेस्ट जज ही करना पड़ेगा। अब आपने ही रिटर्न जमा नहीं करवा रहे, आप नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हो, तो जहाज में देख के अंदाजा लगा लें कितनी सवारियां बैठी होंगी। आप वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवा रहे, तो आपकी वेल्थ का हमें अंदाजा ही लगाना पड़ेगा, बेस्ट जज ही करना पड़ेगा। और आखिरी सजा, आखिरी मुजरिम, 5 मुजरिम है, सजा सबकी एक ही है। इफ अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर, और फेल्स टू प्रोड्यूस, फेल्स टू ऊपर से मिला के पढ़ने सबके साथ, स्पेशल ऑडिट पैनल और एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय फॉर्म ऑफ सीए, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। वो आके आपकी इनकम को असेस करना चाह रहे हैं ऑडिट में, फिर भी आप नहीं करने दे रहे, तो इन सबको एक ही सजा है। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग हिज बेस्ट जजमेंट मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। अब आपकी असेसमेंट ऑफ इनकम और टैक्स होगी, यानी अब हम आपका टैक्स असेस करेंगे। लेकिन मेरे भाई अगली लाइन छोड़ें जरा, मेक करना जरूरी नहीं है। मेक करने के बाद आपके घर ये वाला असेसमेंट ऑर्डर फिजिकली इशू होगा, ये एज्यूम नहीं किया जाएगा, ये फिजिकली इशू होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जमा करवाई, आप नॉन रेजिडेंट शिप ओनर थे, आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई। हमें तो पता चला कि आपके जहाज के अंदर 70 कुर्सियां और 70 कुर्सियों से हर सवारी से 15,000 आपने लिए, तो इतना आपकी इनकम बन रही है, हमें टैक्स दे। आफ्टर मेकिंग, आफ्टर मेकिंग अगला काम क्या करना है? कमिश्नर शेल इशू एन असेसमेंट ऑर्डर। उसमें क्या क्या लिखा होगा? ये असेसमेंट ऑर्डर कौन सा वाला है? बोले ये असेसमेंट ऑर्डर का नाम आज क्या है? और कल वाले का नाम क्या था? एज्यूम्ड, सेल्फ, डीम्ड। और आज वाले का नाम क्या है? आप खुद रिटर्न जमा कराएं तो उसे क्या कहते हैं? एज्यूम्ड, सेल्फ, नॉर्मल। और आप और अगर आप ये 5 जुर्म करें तो आपका जो असेसमेंट है उसे क्या कहते हैं? बेस्ट जजमेंट। After making assessment, commissioner shall issue an assessment order stating the income, the tax paid if any, पहले भी आपने टैक्स कोई ना कोई पे किया ही होगा, आप शरीफ बंदे, and time, वक्त, जगह और तरीका of appealing against the assessment order। अगर आप हमारे खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो फलां फुटपाथ के ऊपर बंदे लेके आ जाइएगा, अपील कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, हम क्या कहेंगे आपको, तो कोर्ट में आ जाए आप। अगर आपको हमारी बात पे एतराज है तो आप फिर हमारे खिलाफ अपील करें। अच्छा, तो मैंने पेज 384 पे आपको यह बताया है कि कोई एक बंदा था, उसने रिटर्न जमा करवा दी मुकम्मल, और वो रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब उसका क्या शुरू हुआ? ऑडिट। ऑडिट के दौरान उसने रिकॉर्ड दिखाने से, अब उसके खिलाफ क्या होगी? लेकिन अब एज्यूम्ड असेसमेंट इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि एज्यूम्ड वाली अब इनवैलिड हो जाएगी। अब आपकी कौन सी हो गई है?
अब एज्यूम्ड वाली को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। जो हमने आपके बारे में assumption ली थी ना कि तुम आप शरीफ हैं, ये assumption ही थी ना। वो तो आपके बारे में मैंने एज्यूम किया था आप अच्छे हैं, लेकिन आप अपना मोबाइल चेक नहीं करा रहे, तो मतलब आप अच्छे नहीं है। हम तो आपको बारे में अच्छा समझ रहे थे, लेकिन जब हमने मांगा मोबाइल का, खोलो पासवर्ड है, मर जाऊंगा पासवर्ड नहीं। अब आपके बारे में जो assumption ली थी वो गलत हो गई। बहरहाल जो जो मोबाइल पे देखा जा रहा है उसकी वीडियो तो ऊपर बनी रही है। नो एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, उसको क्यों देख रहे हो? अपने आप को देखा करो ऐसे मौके पे, उसको देख रहे हैं। नो एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। अब एज्यूम्ड असेसमेंट का कोई असर, क्योंकि आप कौन सी असेसमेंट होगी आपकी? बेस्ट जजमेंट। भाई इधर देखना, इधर देख, अब आपकी कौन सी असेसमेंट होगी है? बेस्ट जजमेंट। ठीक है भाई, ओके। भाई ये हम चैप्टर नंबर उसके अंदर, भाई आप क्या किधर देख रहे हो? अब ये हम चैप्टर नंबर जो है वो 16 में पढ़ चुके हैं, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। फॉर मेकिंग बेस्ट जजमेंट कमिश्नर मे डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम ऑन बेंचमार्क रेशियोज। असल में ना बेस्ट जजमेंट करते हुए बेस्ट जज ही करना पड़ता है, क्योंकि अगला बंदा रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा। तो मैंने बताया था आपको चैप्टर 16 में कि बेस्ट जज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस सेक्टर की रेशियोज देख लें, उस सेक्टर में प्रॉफिट लोग कितना कमा रहे हैं। किसी को याद हो शायद ये बात। फॉर मेकिंग बेस्ट जजमेंट कमिश्नर मे डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम ऑन बेसिस ऑफ, कमिश्नर मे डिटरमिन टैक्सेबल इनकम ऑन बेसिस ऑफ, बोले आपके सेक्टर की बेंचमार्क रेशियो। सेक्टर की बेंचमार्क रेशियो की डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ा रहा, वो मैंने आपको चैप्टर 16 में पढ़ा दी हुई है। ये बिजनेस की रेशियोज होती हैं जो कि कंपैरेटिव माने के कंपेटिटर्स की जानी जाती हैं। इस इन रेशियोज में 4 5 6 रेशियोज हैं, शायद अब आपने FR1 में पढ़ भी ली हो। पढ़नी है? ओके, अच्छा जी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 6 साल के अंदर अंदर होगी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब ये कि आप 30 जून 2009 के अंदर शिप लाए पाकिस्तान में, नॉन रेजिडेंट है ना, आप शिप लाए 30 जून 9 में पाकिस्तान में, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपकी कब तक हो सकती है? 10, 11, 12, 13, 14, 15। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। You have not filed wealth statement of 30 जून 19, तो कब तक बेस्ट जजमेंट हो सकती है? 30 जून 25 तक। सेक्शन 121 लग सकता है। ये सेक्शन कौन सा है आज? 121 खत्म हो गया जी। ये था सेक्शन 121। चलें जी। अब 4 लोग हैं पाकिस्तान में, अगर ये लोग जुर्म करते हुए पाए गए तो इनकी क्या होगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पढ़ें जी, ये 4 लोग कौन है? मैं वो खोलता हूं फिर नोट कर लेना। इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न, नहीं फर्निश रिटर्न अगर आपने नहीं की तो फिर तो आपके ऊपर सेक्शन 114 लगेगा। सेक्शन 114 में लिखा हुआ था कि अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराया आपको नोटिस भेजा जाएगा। इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, ये वाला नोटिस था 12 महीने की रिटर्न का, ये वाला नोटिस था 12 महीने से कम वाली रिटर्न का। तो अगर आपने चाहे 12 महीने वाली रिटर्न जमा नहीं करवाई, चाहे 12 महीने से कम वाली रिटर्न जमा नहीं करवाई, ये याद नहीं करने, लेकिन आप लोगों ने बस यहां तक याद करना है, नोटिस तक। लेकिन जब आप लोगों ने पढ़े होने तो घर जाके इसको खोल के पढ़ना जरूर है ताकि कहानी समझ आए। तो अगर आपने 12 महीने की रिटर्न जमा नहीं कराई या 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं करवाई, कहने के बावजूद भी जमा नहीं करवाई, सॉरी, तो फिर आपकी क्या होगी? अगर आपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस की रिटर्न जमा नहीं करवाई तो भी बेस्ट जजमेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट शिप ओनर रिटर्न जमा नहीं करवाई, वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, आपका ऑडिट शुरू हो गया, आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, तो भी क्या होगी? बेस्ट जजमेंट। तो भी क्या होगी?
तो बेस्ट जजमेंट में फिर बेस्ट जज करना पड़ता है, तो सेक्टर की बेंचमार्क रेशियोज अक्सर देख के जज करना पड़ता है। लेकिन ये बेस्ट जजमेंट मेक करके नहीं रख लेगा कमिश्नर अपने दफ्तर में, आफ्टर मेकिंग, खाना बनाने के बाद अगले बंदे को सर्व भी करना होता है, फिर आपके घर क्या करेगा, इशू करेगा। और ये कितने अरसे में कर सकते हैं, 6 साल में। अच्छा, अब आपको पेज 435 निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। पेज 435 अभी मैं लिखवा, पेज 435 पे भी हमने यही पढ़ा था चैप्टर 16 में, पेज 435 चैप्टर नंबर 16 जहां ऑडिट की बात हो रही थी, वहां हमने ये पढ़ा था कि वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर accounts, documents, record or any other relevant document electronically kept machine, the commissioner may proceed to make a and now assumed assessment shall have। तो अल्लाह का शुक्र है ये फिक्रा आपको ऑलरेडी याद है, मैंने कहा था जब मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा तो ये फिक्रा आपको समझ आएगा। तो ये हमने ऑलरेडी लफ्ज पढ़ा हुआ है कि जो लोग रिकॉर्ड नहीं दिखाते दौरान ऑडिट, बोले बोले बोले, जो लोग, उनकी क्या होती है, कोई सोच के बता दे। ये बात हमने और कहां पढ़ी हुई है, पेज नंबर 435 के कौन से पॉइंट में, पॉइंट नंबर 14 में, पॉइंट नंबर 14 में, कि जो बंदा रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे उसकी क्या होती है, बोले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा जी, पेज 583 मत निकालें, पेज 583 यहां लिख लेता हूं मैं, पेज 583 सेक्शन 11D, ये है तो सेल्स टैक्स का, लेकिन इसको भी जरा रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स टैक्स में भी एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट थी, वो क्या थी, सेक्शन 11D चैप्टर 20 में, अगर एक बंदा फेल टू फाइल रिटर्न आफ्टर नोटिस, शुक्र है रिवीजन हो गई ये तो हमारी, अब जरा आगे ज्यादा अच्छा समझ आया, आपको नोटिस आ गया कि रिटर्न जमा करवाओ, फिर भी आप रिटर्न जमा, और डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वेस्टेड अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आफ्टर आ, अब इधर इसने जो लफ्ज लिखे पेपर में वही लिख के आइएगा, आफ्टर शो कॉज नोटिस, होता ये दौरान ऑडिट ही है, दौरान ऑडिट ही है, लेकिन यहां जो लफ्ज लिखे वही लिख के आइएगा। तो बेसिकली इसने पॉइंट ए बी पकड़ा है और डी पकड़ा है, बाकी वाले स्किप कर दिए सेल्स टैक्स वालों ने। तो बोले सेल्स टैक्स में कब बेस्ट जजमेंट होगी, नंबर 1, इफ अ पर्सन फेल्स टू, नहीं फेल्स टू फाइल रिटर्न नहीं, फेल्स टू फाइल रिटर्न or does not produce the required accounts and documents, the CIR may make a based on, ये लाइनें क्या डालिएगा, and may also impose the default surcharge and if a person files the return within 60 days of issuance of assessment order, और बेस्ट जजमेंट आने के बाद आपको 60 दिन में हया आ गई, and pays the tax, now show cause notice and assessment order shall, ये यहां लफ्ज है, ये वहां नहीं है, इनकम टैक्स में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है, ये 60 दिन वाली बात बिल्कुल ही नहीं आ गई। बेस्ट जजमेंट के बाद अगर आपको खुद ही ख्याल आ गया तो फिर सिस्टम बेस्ट जजमेंट ही कैंसिल कर देगा, कहेगा माजरत यार, क्योंकि बेस्ट जजमेंट हो जाना एक बदनामी है। ये तीसरी चौथी बात तो अलग सी थी बिल्कुल। तो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहां है, बोले सेल्स टैक्स में, इसमें 60 दिन वाली बात बिल्कुल नई है, नई है, इसको इंशाल्लाह बाद में करेंगे पेंडिंग। ये हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है, हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं है, ये क्या है, बोले ये कुछ इस तरह की कहानी है कि आपको ऑडिट वगैरह शुरू हो गया और आपने रिकॉर्ड भी दिखा दिए, आम लोग तो क्या दिखा देते हैं, रिकॉर्ड दिखा देते हैं, तो अब अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी। अब क्या होगी, देखें जी क्या मतलब है इस बात का, आपने जमा करवाई रिटर्न किस साल की, बोले 2013 की,
यहां कराई होगी 30 सितंबर 13, जरा हाईलाइट कर लें प्लीज। आपने 13 के साल की रिटर्न कब जमा करवाई? 30 सितंबर 13। ओ 30 सितंबर 14 नहीं भाई, 30 सितंबर 14, ये 30 जून 14 है। 30 सितंबर 14 पता नहीं कहां पहुंचा हुआ है, ये 30 जून 13 है। जुलाई अगस्त सितंबर ये 30 9 13 है, ये 30 9 13 है। तो बोले आपने 30 जून 13 के साल की कब रिटर्न जमा करवाई? अच्छा कल वाली अगर क्लास ली थी तो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जब आप यार नहीं भी ली ना तो सुन लें, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं ना तो एज्यूम किया जाता है टैक्स वालों ने आपको जज कर लिया है, टैक्स वालों ने आपको असेस कर लिया। अब टैक्स वालों को चाहिए कि जल्दी जल्दी 3 काम करें। जल्दी जल्दी क्या काम करें? आपका ऑडिट करें, आपके घर शो कॉज, ऑडिट मतलब है घूरी, शो कॉज नोटिस, वजह बताओ क्यों एक्शन लिया जाए, बार्किंग, और आपके घर नहीं अमेंडेड असेसमेंट। इस तारीख से पहले टैक्स वालों को 3 काम कर लेने चाहिए। अभी नोट ना कीजिएगा, इस तारीख से पहले टैक्स वालों को 3 काम, इस तारीख से पहले पहले आपको ऑडिट शुरू कर दें 2013 का, इस तारीख से पहले पहले आपको ऑडिट शुरू कर दें 2013 का। असल में इतना नहीं होता कि 17 में ऑडिट, 18 में शो कॉज नोटिस है, 19 में ये, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसलिए इस तरह लिखा है, डेट्स वगैरह सब बता दूंगा। मेरे कहने का मतलब है इन्होंने खुला खुला करके लिखा है इस तारीख से पहले टैक्स वालों ने आपके खिलाफ 3 काम करने हैं। नंबर 1 आपका क्या शुरू करना है? ऑडिट और शो कॉज। फिर आपका क्या इशू होगा? वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। अगर आप वजह ना बता पाए तो आपके घर आएगा, सेक्शन का नाम क्या है? अमेंडेड। इसमें आपने रिकॉर्ड दिखा दिए हैं, लेकिन मतलब ये नहीं कि आपने रिकॉर्ड दिखा दिए तो आप शरीफ निकले हैं। जब आपने रिकॉर्ड दिखाए हैं तो पता चला कि आपने तो कैपिटल गेन पे भी टैक्स नहीं दिया हुआ, आपने तो बिजनेस इनकम भी जो है वो लाहौर वाली नहीं डाली हुई, सिर्फ गुजरांवाला वाली डाली हुई है, तो ब्लंडर पकड़े हमने आपके। तो अब बता दें अगर कोई बंदा पाकिस्तान में जिसका ऑडिट शुरू हो जाए और टैक्स वाले उसको शो कॉज नोटिस भी भेज दें, तो और उसके शो कॉज नोटिस के बाद टैक्स वालों ने ये सोचा कि अब तो इसको सजा देनी है, तो इसके घर क्या भेजें? इसका नाम अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इसलिए है, सेल्स टैक्स में मैं कल बताऊंगा, इसका नाम था असेसमेंट ऑर्डर। यहां इसका नाम अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इसलिए है क्योंकि यहां पर एक असेसमेंट पहले ही अज्यूम वाली हो चुकी है। असल में वो अज्यूम वाली अब अमेंड हो रही है। अज्यूम वाली क्या हो रही है? फिक्रा याद करें, एन असेसमेंट ऑर्डर, थोड़ी सी तरह लहजे में बुलाएं, एन असेसमेंट ऑर्डर can be amended within 5 years from the end of the financial year in which the assumed assessment order is issued. An assessment order can be amended within 5 years from the end of the financial year in which the assumed order is issued. An assessment order can be amended within 5 years from the end of the year, from the end of the हुकूमत का साल, फाइनेंशियल ईयर होता है 30 जून, from the end of the financial year, from the end of the financial year
in which commissioner is assumed to have issued the original assessment order. What is the year in which commissioner is assumed to have issued the original assessment order? Assumed to have issued the original assessment order. ओरिजिनल किसका नाम रखा है इसने? इस वाले का. लेकिन एक बात याद रखिएगा, कल मैं पढ़ाऊंगा, amended assessment order can never be issued without issuing show cause notice. यानी कि काटने से पहले भौंकना जरूरी है. ये क्या हुआ कि छुप होके खाद के चले गए? विदाउट नोटिस तो नहीं होना चाहिए ना. थोड़ा सा बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, कोई बंदा जो है तैयारी कर लेता है, जरा खून खुश कर लेता है. अब ये बड़ा बड़ा करके लिखें, आपको ऑडिट भी हुआ है, शो कॉज नोटिस भी हुआ है और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी आ गया आपके घर, लेकिन इस तारीख से. अच्छा, अगर इधर करते हैं सारी चीजें शिफ्ट थोड़ी सी, ऑडिट, शो कॉज नोटिस, अमेंडेड असेसमेंट, फिर क्या है? फिर भी ठीक है ना. बस ये लिमिट है ना इससे पहले. तो कब तक हमें काट सकते हैं वो आके? अच्छा जी, 5 साल तक काट सकते हैं. ओके, काटने दें फिर. अच्छा, असल में आपने देखना होता है कि आपने रिटर्न किस साल जमा करवाई है. रिटर्न किस साल जमा करवाई है? 13 की रिटर्न 14. लेकिन यहां पे ना रिटर्न का लफ्ज नहीं लिखना. कल 180 दिन गिनते हुए रिटर्न का लफ्ज लिखा था, इन द ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड. ये तो मैं बता रहा हूं, घर जो याद कर रहा हूं जाके साथ साथ. इन विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड. आज क्या लिखा हुआ है? इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड, इन विच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इज इशूड. बात तो वही होगी, रिटर्न और ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर एक ही दिन होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहां लिख के वो आने, वहां लिख के वो आने. बोलें, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड of that financial year in which the original assessment order is assumed to have been issued by commissioner. बोलें, the original assessment order is assumed to have been issued by an assessment order can be amended within from the end of the in which commissioner is assumed to have issued the, बोले ना, in which the commissioner is assumed to have issued the, बताएं when the commissioner is assumed to have issued the original assessment order. इसके एंड से गिनना शुरू करें. समझ आ गई बात? अच्छा, अब मेरा ईयर है 2016. मैंने इसकी रिटर्न फाइल की और ये रिटर्न क्या बन गई? बोलें, एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर. किस दिन? तो बताएं लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट. लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट बताएं. An assessment order can be amended within 5 years from the end of that financial year in which commissioner is assumed to have issued the original assessment. What is the end of this financial year? What is the end of this financial year? इससे पहले तो 30/16 एंड हुआ है. सो इसका फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या है? 30/17. तो 17 से आगे 18, 19, 20. चलेंगे, नोट कर लो.
हैवी लेवल के सवाल आ रहे हैं अब इसमें, सिनेरियो बेस्ड इंशाल्लाह करना शुरू करेंगे। आसान है, जो पढ़ रहे साथ साथ डेली उसके लिए तो आसान है। जो फिर जो है वो जब सवाल करना शुरू करते हैं फिर वो अच्छा इसको शाश्वत पढ़ना था, समझ के पढ़ना था, अच्छा रोजाना मैंने याद करना था, और मैं समझा था बस ऐसे ही है, असेसमेंट ऑर्डर लगे रहते हैं, असेसमेंट ऑर्डर। नहीं अब तो नहीं मैंने आपको कहना कि रोजाना का रोजाना पढ़े। ओके चलो भाई सफ़े बांटो जो एंड पे पढ़े हैं। जी हाइब्रिड में भी सफ़े कोई उठ के बांट दे जरा जल्दी, किसी को दे दें कोई उठ के बांट दे हाइब्रिड में भाई जल्दी से जरा। ओके अच्छा भाई ये जो सफ़े अभी बांटे जा रहे हैं इनको आप छोड़ दें, यानी पकड़ें पहले और पकड़ के छोड़ दें, बोलें छोड़ दिया। चैप्टर 18 निकाल लें। कल ना आने वालों को क्या पता कि अमीरों के लॉसेस का न्यूमेरिकल और गरीबों के लॉसेस का न्यूमेरिकल पता है, ली थी क्लास घर बैठ के। चैप्टर 18 में आ जाए, पेज नंबर 460, पेज नंबर 460। भाई मार्कर लाना, काला मार्कर लाना, भाई काला मार्कर लाना जरा। क्वेश्चन नंबर 18, कमर भी इंगेज हो गया फाइनली। कमर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटरें बनाता है। His accountant has prepared the following tax calculations। ये कभी भी नहीं मिलेगा सफा, चैप्टर 18 में है ना इसलिए नहीं मिलेगा। चैप्टर 18 में क्वेश्चन 18 कैसे मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता, हो ही नहीं सकता मिल जाए। एक तो उसने की है सेल ऑफ मोटर्स, ये जो सफा अभी बंट है उसको नहीं देखना चपेड़। एक तो उसने की है सेल ऑफ मोटर्स, इसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं, और फिर उसने इनकम निकाली है बिफोर डेप्रिसिएशन, और फिर उसने टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस की है, फिर उसने पुराने साल के लॉसेस माइनस किए हैं, फिर उसने टैक्सेबल इनकम निकाली है, फिर उसने टैक्स निकाला है और टैक्स लायबिलिटी निकाली है। अच्छा जी क्यों नहीं मिल रहा ये सफा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? पेज 460 पे है ये सफा। अच्छा दोबारा पढ़ लें। कमर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, हिज अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग टैक्स कंप्यूटेशन। सेल ऑफ मोटर्स, उसमें से उसने टैक्स कंप्यूटेशन टैक्स खुद निकाल के दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, इसमें उसने डेप्शन फॉर द ईयर अभी माइनस नहीं की, ठीक है, डेप्शन फॉर द ईयर उसने नीचे माइनस कर लिया। फिर उसने माइनस किया है पुराना लॉस 2003 का, क्योंकि हम खड़े हैं 2024 में, तो उसने 2023 का लॉस माइनस किया है, ठीक है जी। अब हमने जो तरतीब चलानी होती है वो तरतीब कुछ और है। हमने जो तरतीब सीखी थी चैप्टर नंबर 14 के अंदर, वो तरतीब ये है कि पहले में आपने माइनस करना होता है, भाई कल वाला न्यूमेरिकल कर लिया था जो किया था हमने, वो बड़ा जरूरी था जाके करना। पहले हमने माइनस करना होता है पुराने साल का लॉस, फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन, और अगर ये फिगर 10 मिलियन से कम है तो ये फिगर पूरी माइनस कर देनी होती है, और अगर ये फिगर 10 मिलियन से ज्यादा है तो फिर ये लोअर ऑफ करके। तो ये तरतीब है, पहले पुराना लॉस माइनस करना है, फिर हमारी डेप्शन माइनस करनी है, फिर पुरानी डेप्शन माइनस करनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी डेप्रिसिएशन कितनी है फॉर द ईयर? 9000, ये हमारी वाली डेप्शन है ना, हमारी डेप्रिसिएशन। अच्छा पुराना लॉस कितना है? पुराना लॉस 2003 का 3000 या 4000? कितने लोग कह रहे हैं 3000 है और कितने लोग कह रहे हैं 4000 है?
फिर ये 3000 क्या है? वो असल में ना हम तो ऐसा नहीं करते थे, आपको याद है, हम अगर 3000 पड़ा होता तो नेगेटिव 4000 लिख देते थे। हम कहते थे 1000 फुड़क के सवारियां बाहर आ गई, तो उसने वो 3000 ऊपर पड़ा था इसलिए नेगेटिव में लिखा ही 3000 है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। लॉस पुराना 4000 है, ये 3000 फिगर इग्नोर करें, लॉस पुराना कितना है? 4000। अब मुझे आप तरतीब से बताएं मैंने कि पहले क्या माइनस करना है? लॉस बिफोर, तो इसको हमने माइनस करना है सबसे पहले, इसको हमने माइनस करना है सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन करंट ईयर। ठीक है जी। तो एक तो हमें कंप्यूटेशन में ये गलती पता चली कि इसने ऊपर नीचे कर दी हैं चीजें, इसको पहले ये माइनस करना चाहिए था, बाद में ये माइनस करना। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल। ओ, कॉस्ट ऑफ सेल में भी मसले हैं। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ये खर्चे पड़े हैं, निकालने नहीं है, देखेंगे निकालने हैं या नहीं निकालने। परचेज में परचेज पड़ी है, निकालने। जी भैया पता नहीं कीड़े पिंडू आए हैं। अच्छा जी, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल। Traveling expenses include travel and hotel expenses of Qamar visit to Malaysia for attending his cousin marriage. नहीं नहीं नहीं, ये तो बिजनेस का मेला अटेंड करने गया है, ये खर्चा मेरे ख्याल से तो अलाउड है, ये खर्चा अलाउड है। हम इस खर्चे को कहेंगे अगर कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा है तो पड़ा रहे, कॉस्ट ऑफ सेल खर्चों में पड़ा हुआ तो पड़ा, ये तो बिजनेस का नॉर्मल सा खर्चा है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर कमर शॉप, कमर की शॉप की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, घर के हैं ये शॉप के हैं? घर के हैं। ओहो, ये तो फिर नॉट अलाउड। जुर्माना पे किया आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, अलाउड है। डोनेशन दिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये कहीं और जाके टैक्स रेट इसका मिल जाएगा। भाई को तनख्वाह दी है, भाई जो है उसकी तनख्वाह वगैरह पे टैक्स भी काट लिया है, बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। भाई को तनख्वाह दी है, भाई दुकान पर काम कर रहे हैं, सैलरी का लफ्ज लिखा हुआ है, सैलरी टू बारी, और टैक्स वगैरह भी काटा है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। ये बिजनेस का क्या है? नॉर्मल खर्चे, ये क्या है? अलाउड है। फाइन पे किया गवर्नमेंट को, ये क्या है? अलाउड। ओ, तू इधर पड़ी थी, तू वही तेज है, पुराने साल की डिप्रिसिएशन हमने तो कहा था है ही नहीं सवाल में, तू इधर पड़ी, लब लिया मुझे तुम लोगों ने। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो सकी थी पुराने साल की, वो इधर पड़ी है। ये 500 ईश में पड़ा है गाइस, ये 500 सबसे पहले माइनस, ये तो सबसे आखिर में माइनस करना होता है। ये एथे पाके एथे पाके एथे ही पाके एथे पाके माइनस कर चले, पापा के एथे माइनस, तो इधर ही माइनस हो गया भाई। मत मरवानी हो कॉन्सेप्ट की तो तुमसे मरवा लो। ये 3 मतलब ये नंबर 3। ओके, कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली हम भी नहीं है सेटिस्फाइड। कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कमर सेटिस्फाइड नहीं है, जब से इंगेज हुआ, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, सेटिस्फाइड नहीं है विद द टैक्स रिटर्न, अपने टैक्स रिटर्न के साथ। फिर भी शर्माया ना करें, विद द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड बाय हिज अकाउंटेंट, जैसे आपने जिंदगी में कभी चीजें सुनी नहीं। कमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड बाय हिज अकाउंटेंट, हैज रिक्वेस्टेड यू and it is requested you to review the return. Compute the revised taxable income of Qamar. इस तरह नहीं हंसते ना मुहाजिब लोग। And tax payable via refundable for the tax year 2024 and briefly comment on the treatment of above items of expenses in expenses की डिस्कशन भी करें। अब उसने न्यूमेरिकल सॉल्व किया सेल से करना शुरू, तो आप लोग भी सेल से ही शुरू कर लें, कोई मसला नहीं। तो सेल से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर लें। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस। रिवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेकिन कहां से शुरू करके?
सेल से। प्रॉफिट से भी शुरू हो सकते हो, मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। जी सेल कितनी है भाई? 45,000। और क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन। इसका तरीका ये होगा टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। एक बात याद रखिएगा भाई, जब सेल से चलते हैं ना तो नॉट अलाउड को उल्टाते नहीं है, बल्कि अलाउड को, यानी जो वो माइनस करना चाह रहे हैं ना वो माइनस करते हैं। तो सेल से चलते हुए क्या करना होता है न्यूमेरिकल में बोले? अलाउड खर्चों को माइनस करना। उसका तरीका बताएं अलाउड खर्चों को माइनस करने का। टोटल माइनस इज इक्वल टू अलाउड। टोटल बता दें क्वेश्चन के मुताबिक कितना है? 33,000। ठीक, टोटल 33,000। जी मुझे पता है 11 साल से न्यूमेरिकल करा रहा हूं, 33 ईयर सही बताया आप लोगों ने। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है भाई? 33,000। अब मुझे ये बताएं कि इस 33,000 में कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कि जेन्युइन नहीं है, इनको फेंकते रहे और निकालते रहे यहां से। क्या 33,000 में उसके बिजनेस का एक खर्चा ट्रेड फेयर का पड़ा होना चाहिए या निकाल दें? तो मेरे ख्याल से 100 यहां से माइनस करने की जरूरत। क्या अगर ये 45,000 में से माइनस हो गया, 33,000 में 100 पड़ा होगा, इस 33,000 में 100 पड़ा हुआ है, तो ये जब फेस पे जाएगा तो माइनस होगा, तो ये 100 माइनस हो जाए 45 में तो कोई मसला तो नहीं, क्योंकि ये बिजनेस का जेन्युइन तो पड़ा रहने दें इसको। ये अलाउड है नॉट अलाउड है? खर्चों में पड़ा हुआ है, क्या करें? पड़ा रहने दें। आगे चलें। बिजली का बिल घर का बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन में पड़ा हुआ है, पड़ा रहे या निकाल दें? कितना? अभी तो नॉट अलाउड की सारी लिस्ट आएगी ना, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अच्छा, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन खर्चों में एक जुर्माना वगैरह पड़ा हुआ है जो उसने किसी कस्टमर वगैरह सप्लायर को दिया हुआ है, पड़ा रहे? पड़ा रहे, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है। अच्छा, बिजनेस के खर्चों में डोनेशंस पड़ी हुई हैं, पड़ी रहे बिजनेस के खर्चों में या कहीं और इनको रिकॉर्ड करना है? क्या करना है? ये अलाउड है डोनेशंस, नॉट अलाउड है? क्या करें? कितनी? अभी सब्र करें। बिजनेस के खर्चों में कमर के भाई की तनख्वाह पड़ी है, जो वो बिजनेस में उसको हेल्प करे, वो तनख्वाह पे टैक्स वगैरह भी काट रहे हैं, तो बिजनेस के खर्चों में कमर के भाई की तनख्वाह पड़ी रहे या ठीक है? पड़ी रहे, तो निकालने की जरूरत तो नहीं। नॉट अलाउड है अलाउड है? तो मुझे तो फिलहाल कौन से चाहिए? अच्छा, बिजनेस के खर्चों में हुकूमत को फाइन दिया हुआ पड़ा है, वो हुकूमत वाले माइनस करने देंगे या नॉट अलाउड है? कितना है फाइन? इसको क्या कर दें? निकाल दें। अच्छा, बिजनेस के खर्चों में खर्चा पड़ा है, इसको यहां माइनस होना, इसको यहां पड़ा रहना चाहिए या तरतीब में कहीं और माइनस करना है? ये खर्चा तो है वैसे, लेकिन ये जगह नहीं है माइनस करने की, इसको फिर कहीं और माइनस करना है। तो फिलहाल इसको यहां पड़ा रहने दें इन खर्चों में, इन खर्चों से तो फिलहाल निकालें ना, बाद में देखेंगे फिर क्या करना है। आपका क्या ख्याल है वैसे? इन खर्चों में पड़ा रहे, अगर इन खर्चों में पड़ा रहने दिया तो फौरन माइनस हो जाएगा, टॉप पे माइनस हो जाएगा, ये तो गलत है। पड़ा रहने दें या फिर ये फिलहाल यहां से निकाल दें? निकाल दें। कितना? 500। तो अलाउड खर्चे बता दें, टोटल माइनस नॉट अलाउड। जी, ये सारी बात कितने लोगों को समझ आ गई है, जरा बता दें। तो फॉर्मेट क्या होता है सेल से चलने का? अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। मुझे टोटल गिवन थे, अगर टोटल में से मैं क्या माइनस कर दूं तो क्या बाहर आ जाएंगे? अलाउड खर्चे। क्लियर? अच्छा, आप बताएं। 13। अच्छा भाई, ये जो 13150 है ना, अल्लाह का शुक्र है
ये प्रॉफिट है बिफोर डिडक्टिंग डेप्री, क्योंकि अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन तो कहीं और ही पड़ी हुई है, मैंने तो अभी माइनस की नहीं, मैं तो 45 से चल रहा हूं, डेप्रिसिएशन तो यहां कहीं पड़ी हुई है। ये क्या है? इनकम, उसने भी लिखा हुआ था इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन का लफ्ज यहां पे, लेकिन मैं भी यही लफ्ज लिखने लगा हूं, इट इज इनकम बिफोर। इस साल की डेप्रिसिएशन तो नहीं इस टोटल में पड़ी थी ना, इस साल की, पिछले साल की पड़ी हुई थी, वो तो हमने फारक कर दी इधर से, अल्लाह का शुक्र है वो भी नहीं पड़ी हुई। तो डेप्रिसिएशन क्या पड़ी हुई है खर्चों में या अभी नहीं पड़ी हुई? तो क्या ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है या बिफोर? अब इसमें तरतीब जो करनी है वो आप मुझे बता दें, क्या कैसे कैसे माइनस करना है। सबसे पहले क्या माइनस करना है? फॉर्मेट अगर कल की क्लास ली थी, परसों की, ब्रॉट फॉरवर्ड बिफोर, अगर जगह बच गई तो करंट ईयर की, नहीं, तीन चीजें, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का इनिशियल अलाउंस और करंट ईयर की अमोर्टाइजेशन, तीन चीजें आया करेंगी इधर। और जिन्होंने कल वाली क्लास ली थी, मैंने कहा था वो जो न्यूमेरिकल्स मेन वाले करते थे ना, वो जो पुराने तरीके से प्रॉफिट से चलते थे जिनमें, उनमें आप आदत खत्म कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके फौरन टैक्स सब्सक्रिप्शन माइनस करने की। अकाउंटिंग ऐड कर दिया करें, फिर टैक्स सब्सक्रिप्शन को तुम बाद में माइनस करना होता है। अगर फिर भी जगह बच गई तो क्या माइनस करेंगे? ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन, जिसको अनएब्सॉर्ब टैक्स सब्सक्रिप्शन भी नाम जगह जगह पढ़े हैं हम, तो अनएब्सॉर्ब टैक्स सब्सक्रिप्शन फिर माइनस करेंगे। ये फॉर्मेट याद है? अब इसका नाम बता दें 13150 का। ये प्रॉफिट है करंट ईयर का बिफोर, इस तक अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई थी। अब तीनों फिगरें जरा ढूंढ लें। पुराने साल का लॉस बताएं कितना, नोट करें ना पहले यहां तक। ये फॉर्मेट आज हम तकरीबन चौथी पांचवी दफा बना रहे हैं। पहले दिन 2-3 दफा बनाया था, कल एक दफा बनाया था, अब आज बना रहे हैं। बताएं जी, पुराना लॉस बताएं बिफोर डेप्रिसिएशन, बताएं कोई प्रॉफिट बचा है? 9150 जी। व्हाट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन? व्हाट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन? जी, अभी भी जगह है तो आप क्या माइनस कर लें। अच्छा, ये 150 है या 150,000 है? नहीं, 150 तो नहीं है, 150 ये 1.5 लाख रुपया है। नहीं है, रुपीज इन थाउजेंड नहीं है। ओह, रुपीज है, फर्क सवाल है। तो ये ग्रेटर देन 10 मिलियन है या लेस देन 10 मिलियन? लेस देन 10 मिलियन। तो बस पूरी डेप्रिसिएशन माइनस कर ले पुरानी। जी बोले। कुछ लोग यहाँ -150 भी लिखते हैं ताकि वो उनको वो कहते हैं कि लिखो 500 अंदर लिख देते हैं वो, जिस तरह आज हमने देखा 500 अंदर लिख के -150 अगर लिखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा के बाहर ले आएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे न्यूमेरिकल के फेस पे टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी? 350। अच्छा, सेल 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है, मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है सेल, 45,000 रुपए है। 45,000 100 मिलियन से कम होता है। अब न्यूमेरिकल का फेस बना लो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम, बोले टैक्स। जाए जरा चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 में जाए, 0। इसमें टैक्स माफ कर दें थोड़ा सा, इसको टैक्स माफ कर दें अंडर सेक्शन 61 ए ओवर बी इंटू सी। अच्छा, टैक्स है ही नहीं तो माफ क्या करें? टैक्स कितना है? थोड़ा सा माफ कर देना, किसी की फीस बनती नहीं। नहीं सर, इसको माफ कर देना बेटा, बनती नहीं, इसकी तो फीस ही नहीं है, ये भी पढ़ ही नहीं रहा।
नहीं फिर भी माफ कर देना सर, थोड़ी सी फीस माफ कर देना सर, इसकी कर देना सर, छोटा भाई है सर मेरा 1 साल का, इसकी फीस माफ कर दें। बेटा बनती नहीं, इसको भी मैं डालना ही नहीं स्कूल में। सर थोड़ी सी माफ तो करें ना, वो फिक्रा तो बोले मैं माफ कर रहा हूँ। नहीं बेटा इसकी बनती नहीं, नहीं नहीं सर माफ करें सर। चुपे। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की। पेएबल टू गवर्नमेंट 0, जाके हुकूमत को सलाम करके आ जाए। कितने सादा हैं आप लोग। रोटी को अभी तक चोची कहते हैं, साइड ही नहीं पता चलती कौन सी सीधी है कौन सी उल्टी है। कुछ इलाके पाकिस्तान में ऐसे भी हैं, हमारी जो रोटी की उल्टी साइड जब इसे कहते हैं, वो लोग उसे सीधी साइड कहते हैं। जी मेडिकल में आपको प्रॉफिट से भी शुरू करके बताता हूं। ओके अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉफिट से इधर ले आए, अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉफिट से शुरू करना चाहते हैं तो आप चाहें तो 0 से भी शुरू कर सकते हैं, फिर आप 0 में उल्टाएंगे 3000 और 0 में उल्टाएंगे 9000, लेकिन 33,000 नहीं उल्टाएंगे, फिर जो उल्टाने वाले हैं वही उल्टाएंगे आप। लेकिन मैं चलें आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल शुरू कर देता हूं प्रॉफिट से, लेकिन 12,000 से शुरू कर लेते हैं। 0 से शुरू करेंगे तो फिर 3 और 9 भी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैं 12 से शुरू कर रहा हूं। 12 तक पहुंचते हुए 100 रुपए माइनस हो चुका है। 12 तक पहुंचते हुए 100 रुपए, वो फिक्रें मैंने सामने रखी हुई, मुझे नेचर भी याद है तकरीबन। 12 तक पहुंचते हुए 100 रुपए माइनस हो चुका है। ये तो बिजनेस का खर्चा है, इसको क्या करें, उल्टा दें या सही माइनस हुआ है इसको इग्नोर कर दें, जो बिजनेस का मेला देखने गया था। ठीक है, ट्रेवलिंग सबर अभी नोट नहीं करना। 12,000 तक पहुंचते हुए 150 माइनस हो चुका है, जो इसके घर का बिजली का बिल है। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड बैक कर दें, नॉट अलाउड को। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 200 रुपए माइनस हो चुका है, फाइन, कोई मसला ही नहीं। क्या करें, फाइन को दोबारा माइनस ना करें। प्रॉफिट से चलते हुए तो याद है ना आप लोग क्या करते थे, नॉट अलाउड को ऐड बैक कर देते थे। और प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 720 डोनेशन माइनस हो चुकी है, इसे भी क्या कर दें, ऐड कर दें। प्रॉफिट तक पहुंचते 12,000 तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी हैं चीजें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए भाई की तनख्वाह माइनस हो चुकी है, सही माइनस हुई है, सही माइनस हुई है, कुछ भी ना करें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइन टू गवर्नमेंट माइनस हो चुका है, इसे और डेप्रिसिएशन भी उल्टा दें क्योंकि ये जगह इसके माइनस करने की नहीं है। जवाब 13 आ जाके वही खोती बोर्ड थले 13,150 लेकिन इसमें से फिर अगली चीजें सारा माइनस करनी है, वो अपनी जगह माइनस करनी है। तो अगर कोई लोग वर्किंग वन ऐसे भी करना चाहते हैं तो नोट कर लें। क्या चीज, इसमें 0 वाले छोड़े ना जरा, चलें जाने दें, फिर एक पैटर्न बना हुआ है।
कितने लोगों को जरा दोनों तरीके समझ आ गए हैं, सेल से चलते हुए और वो सारा? ठीक है, सेल से चलते हुए क्या रूल है? अलाउड माइनस करें, और प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड बैक कर दें। आ जाके तो कैसे अल्फाज सीख रहे हैं आप लोग प्लीज? हो गया जी? अब आप हजरात ने रिक्वायरमेंट 20 की खुद करके आनी है। ब्रीफली कमेंट, ब्रीफली कमेंट। थोड़ा सा मेरे से हिंट सुन लें, थोड़ा सा मेरे से हिंट सुन लें, वो ये कि सुन ही लें चलें, वो ये कि जो खर्चे अलाउड होते हैं ना, उनके बारे में आपने लिख के आना है पेपर में, थ्योरी में, कि दिस एक्सपेंस इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस सो इट इज अलाउड। अब जरा सुनते जाइएगा। दिस एक्सपेंस इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर सो इट इज अलाउड। एज पर सेक्शन 21 का जी, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर इज नॉट अलाउड। इसमें आप ये भी लिखाइएगा बात अलाउ जो मैंने कही है, दिस एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस एंड इट इज नॉट दिस फाइन इज नॉट पेड फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन, देयरफॉर इट इज अलाउड। ठीक है, चल मैं आपको बता भी देता हूं वॉइस नोट में। तो ये क्वेश्चन 18 चैप्टर 18 में आप रिक्वायरमेंट भी ऐसे सॉल्व करेंगे कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो 100 रुपीज के हैं, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹100 इज होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर, देयरफॉर इट इज अलाउड। ये रिक्वायरमेंट बी ब्रीफली कमेंट करना है ना, इस वजह से। दूसरे में द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ कमर्स रेजिडेंस इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड। एज पर सेक्शन 21 का जी है मेरे ख्याल से वो था, बहरहाल सेक्शन 21 का एच था, जी था, खोल के देख लीजिएगा। उसके बाद 200 के ऊपर कमेंट कराइएगा आप, दिस एक्सपेंडिचर इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, एंड ये भी डालिएगा लफ्ज साथ, एंड फर्दर इट इज अ फाइन विच इज नॉट पेड फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, रूल और रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज अलाउड एज डिडक्शन। डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कमेंट कराइएगा। डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ बिजनेस डिडक्शन, रादर अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड इन दिस रिगार्ड। और आगे लिखिएगा, सैलरी पेड टू बारीज ब्रदर इज सैलरी पेड टू कमर ब्रदर इज अ एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर। ये लाइन जरा आप याद होगी, समझ आ गई? ये कब लिख के आया करनी है? जब खर्चा अलाउड है। is wholly and exclusively for business, therefore it is allowed as deduction. However, fine paid for the violation of law, rule or regulation, इस तरह ना लिखा करें fine paid to government, law की provision लिखा करें। However, the fine is paid for the violation of law, rule or regulation, therefore 200 is not allowed as deduction. Further, unabsorbed depreciation के बारे में आप लिख के आइएगा, जो चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने पढ़ा था,
अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में आप लिख के आइएगा पेज 342 की आखिरी लाइन, द डिडक्शन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन शैल बी एडजस्टेड एट, सो इट विल नॉट बी अलाउड हेयर। इधर अलाउ नहीं होगी बल्कि कहां माइनस होगी, सबसे एंड पे। तो ये वाली लाइन उसके कमेंट में लिखाएंगे तो बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन को हमने कहां माइनस करना है, एट लास्ट। तो ये हो गया जी, ऑनलाइन वालों ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, आपको मैंने भेज देता हूं ऑफ डिस्कशन। डन। चलें जी, सुबह सुबह हमने क्या किया आज आगे, सेक्शन 100 अभी ना खोलें, सेक्शन 120 को रिवाइज किया है। सुबह सुबह हमने आगे सेक्शन 120 को, फिर हमने सेक्शन 121 को पढ़ा है, और जाते जाते एक छोटी सी बात हमने पढ़ी थी 122 का 2, 122 का 1 तो नहीं पढ़ा आज हमने, 122 का 2 पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा है एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years from the end of that financial year in which commissioner is assumed to have issued the original assessment order, और इसका नाम हमने क्या रखा है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। अच्छा जी, आज एक नोट्स ऑनलाइन में अटैच होंगे पीडीएफ में, टीए को भी मैसेज करके बता दें याद से अटैच करें। ये हमारा सेक्शन 21 रहता है, मैंने आपको नोट्स बांट दिए, किसी को मिले ना हो तो हाथ खड़ा कर दें। ये नोट्स बांट दिए, पेज 157 है हमारी किताब का, जिसपे सेक्शन 21 ई, ए और एफ है। ये आपको पता है हमारा रहता था सेक्शन चैप्टर नंबर 8 का, चैप्टर नंबर 8 का। इधर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि किताब खोल के भी आप वहां पे लिख लें। पेज वॉज गिवन, पेज 157 पे आए, ये रहता है ना ई, ए और एफ, पेज नंबर 157। तो ई, ए और एफ के आगे लिख लें पेज वॉज गिवन इन क्लास। किताब खोलें, पेज 157 पे लिख लें, और पेज के ऊपर आज का लेक्चर नंबर लिख लें। ऑनलाइन वालों के पास तो पीडीएफ में अटैच होगा, आपके पास पेज जो है वो आगे पीछे हो जाना है, तो पेज के ऊपर आज का लेक्चर नंबर लिख लें, और पेज 157 के ऊपर भी आज का लेक्चर नंबर लिख लें, और घर जाके स्टेपल करके सफे को इधर ही अटैच कर दीजिएगा। ओके, स्टेपलर कंपनी की तरफ से भी मिलता है हमारी, यानी कि लगाने के लिए। अच्छा जी, अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड के पैसे, ग्रेचुटी फंड के पैसे, सुपरनेशन फंड भी कोई चीज है, इसके पैसे, पेंशन फंड के पैसे अलग करके रखता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पैसे अलग करके रखता है, जिसको हमने पेटी का तस्वुर दिया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पेटी खरीद के रख लेता है, उसमें पैसे डालता रहता है, रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉय को ये पैसे मिलते हैं। तो सैलरी के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि वो अप्रूव्ड है अनअप्रूव्ड है तो क्या करेंगे, लेकिन वो जिस बंदे को मिल रहे थे उसके एंगल से, जिस बंदे को मिल रहे थे उसके एंगल से। देखें ना, हर जगह डिस्कशन अलग होती है। सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था किसी को सैलरी मिली ₹1,00,000। जी भाई, क्या क्या इशू है भाई? सफे नहीं है, हाथ खड़ा करें, कहां सफा नहीं है? इनको सफे नहीं मिले यार, तो अजीब है। वो मैंने कहा था बच्चे काउंट करके एक ही गो में, इन चीजों की वजह से टाइम जाया होता है। अच्छा, तो एक चीज एक जगह आप डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं, और एक चीज दूसरी जगह आप डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर और किसी को मैंने जब कहा था हाथ खड़ा करें, उस वक्त किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, सफे नहीं है। बस ठीक है, आ जाए। अच्छा, तो सैलरी के चैप्टर में तो हमने कोई ऐसी बात पढ़ी नहीं थी कि एम्प्लॉय को सैलरी कैश में मिले या चेक में मिले। हमने कहा था एम्प्लॉय को सैलरी 2 लाख मिले, 4 लाख मिले, जरा 12 करके बेसिक सैलरी को सैलरी के चैप्टर में डाल दें। सैलरी के चैप्टर में तो मिलने की बात थी, लेकिन बिजनेस के चैप्टर में बात ही उल्टी पड़ी। हमने कहा अगर 32,000 से ऊपर की सैलरी और तुमने जो है वो कैश में पे कर दी तो फिर तुम्हारे खर्चा अलाउ ही। वो तो डिफरेंट, तो उधर देने वाले के एंगल से बात हो रही है और उधर मिलने वाले के एंगल से बात हो रही है, उधर मिलने वाले के एंगल से बात हो रही है। सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर जो है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है लीज पे लेके,
तो हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर के अंदर, फिर गाड़ी की फेयर वैल्यू का 5 या 10% लेंगे। और बिजनेस के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई गाड़ी लीज पे ली हुई है तो वो अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस कर दे। बात ही बदल जाती है, हालांकि ट्रांजैक्शन सेम होती है लेकिन उधर मिलने वाले के एंगल से धंधे नहीं। अच्छा, सिमिलरली आज इस एंगल से बात नहीं हो रही कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड के पैसे जो है वो मिल रहे हैं, बल्कि किस एंगल से बात हो रही है? एम्प्लॉयर दे नहीं रहा, एम्प्लॉयर उसके लिए अलग करके रख रहे हैं। एम्प्लॉयर उसके लिए क्या करके रख ले? तो भाई किताब का सफा खोल लें, किताब का सफा खोल लें या जो भी कर लें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड के पैसे भी अलग करता है, पेंशन के पैसे भी अलग करता है, ग्रेचुटी के पैसे भी अलग करता है, सुपरएनुशन फंड भी कोई चीज है, इसके पैसे भी अलग करता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पैसे अलग करके रख लेता है। अब सवाल यह है कि क्या ये जो पैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अलग करके रखे हैं, क्या ये उसके बिजनेस का खर्चा है या नहीं? तो उसमें एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा ना, तो जब तुमने इसको पैसे देने हैं तो उन पे टैक्स काट लेना। बोले, जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा तो तुमने उसको पैसे देने हैं, जैसे तनख्वाह देते हुए टैक्स काटते हैं, तुम याद से क्या काट लेना। अब कोई टैक्स काटना इतना जरूरी भी नहीं है हर जगह जिसकी बेस के ऊपर हमारा डिसीजन हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। तो बताएं जी, एम्प्लॉयर ने कितने गल्ले लेके रखे हुए हैं? 4। प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का, सुपरएनुशन का, ग्रेचुटी का। एम्प्लॉयर ने 4 गल्ले लेके रखे हुए हैं। जिस दिन ये गल्ला तोड़ेगा उस दिन इसको पेमेंट करते हुए एम्प्लॉयर, याद रखना तुम क्या काट लेना, क्योंकि इसको 10-15 लाख दे रहे होगे घर लेके जाने के लिए, तो इसका टैक्स काट लेना जो इन पेमेंट्स पे इसका बनता हुआ। डन। अच्छा, अगली बात, ये जो गल्ले हैं ये कमिश्नर हुकूमत से अप्रूव भी करा सकते हैं, अनअप्रूव भी होते हैं। हमने पढ़ा था ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड, अप्रूव। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड देना है रिटायरमेंट के टाइम पे, और प्रोविडेंट फंड की बास्केट को कमिश्नर से अप्रूव करा लिया है या अप्रूव नहीं करवाया, 2 सिनेरियो हो गए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन देनी है, ग्रेचुटी देनी है या सुपरएनुशन फंड के पैसे देने हैं, और ये पेंशन की बास्केट एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट से अप्रूव करा ली है या नहीं करवाई, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो समरी बात की ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर प्रोविडेंट फंड के पैसे देने हैं और ये प्रोविडेंट फंड हुकूमत से अप्रूव है, तो ये खर्चा डिडक्शन अलाउड है बिजनेस में। ये खर्चा, अल्लाह का शुक्र है, डिडक्शन, चाहे टैक्स काटने के अरेंजमेंट हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ मेकर थोड़ा सा खुला दिल का है, कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता टैक्स काटने के अरेंजमेंट आप करो या ना करो, बस फंड को हमारे से आके क्या करवा लो, कमिश्नर से। ये रिकॉग्नाइज कमिश्नर करता होता है, हमारे से आके रिकॉग्नाइज करा लो। तो बोले जी सारे, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड is alhamdulillah allowed. Contribution to recognize provident fund, यानी एम्प्लॉयर ने गले में थोड़े पैसे डाले हैं ना, तो ये कंट्रीब्यूशन अलाउड है, चाहे आप टैक्स काटने के अरेंजमेंट करें या। लेकिन अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड उसको रिटायरमेंट के टाइम पे देना चाहता है लेकिन कमिश्नर से ये अरेंजमेंट अप्रूव नहीं करवाया, तो बोलें कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड is also allowed as deduction. Is also only if the, अगर तुम वादा करो कि जब तुम उसे पेमेंट करोगे तो टैक्स काटोगे। अब ये रूल है, याद करने हैं, कोई लॉजिक ना पूछेगा अच्छा इसके पीछे क्या लॉजिक, रूल है, याद कर ले, खत्म बात। और तीसरी बात बता दें जी, जैसे फाइन टू गवर्नमेंट अलाउड था, फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट, फाइन टू गवर्नमेंट नॉट अलाउड था दूसरा ना। अच्छा, इसी तरह मेरे भाई
अगर आपने पेंशन का अरेंजमेंट हुकूमत से क्या करवा लिया है, यहां लॉ मेकर बहुत कंजूस है, कहते हैं टैक्स काटने के अरेंजमेंट करो ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको 50% डिसअलाउ कर देना और 50% अलाउ। हमने कहा यार जान दो, रिकॉग्नाइज कराया हुआ है, हमने चल रिकॉग्नाइज कराया हुआ है, बस मैंने ये आधा आपको अलाउ किया करना, आधा अलाउ नहीं किया करना, ठीक है। और हम अगर रिकॉग्नाइज ही ना कराएं फिर आ जाओ नॉट अलाउड, वेदर अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन आर मेड और नॉट, चाहे मैं टैक्स काटने का कह भी दूं कि मैं उसका टैक्स काटूंगा, चले टैक्स काटेगा, रिकॉग्नाइज ही नहीं करा रहा तू हमारे से आके। इसमें ना बहुत नरमी है, लॉ मेकर ने दिखाई, बहुत नरमी दिखाई है, रिकॉग्नाइज में भी नरमी दिखाई है, अनरिकॉग्नाइज में भी नरमी दिखाई है, फील करें आप, दोनों में नरमी फील होगी और इसमें दोनों में सख्ती फील होगी। कितने लोगों को फील हो गई है? मैं कराता हूं, अभी मैं कराता हूं मेरे भाई। देखें इसमें अगर आपने रिकॉग्नाइज करा लिया था तो उसने सारा अलाउ कर दिया, सारा अलाउ कर दिया, और उसने यहां तक कहा था कि चाहे टैक्स काटो ना काटो सारा अलाउड है, तो ये नरमी है। और अनरिकॉग्नाइज में उसने क्या कहा, कहते टैक्स काट लेना बस, टैक्स नहीं काटोगे तो फिर नॉट अलाउड है, लेकिन अगर टैक्स तो फिर अलाउड है, तो ये भी एक तरह की। लेकिन यहां जब मैं रिकॉग्नाइज भी करवाया उससे तो उसने सख्ती दिखाई, कैसे? उसने कहा अलाउड है सिर्फ, चाहे टैक्स काटने का अरेंजमेंट करो ना करो, कहते हैं मुझे चाहे तुम अच्छे बच्चे हो बुरे बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से रिकॉग्नाइज करा लो, मैं तुम्हें फिर भी आधा ही अलाउ करूंगा। बहुत सख्ती दिखा रहा है, हालांकि मैंने रिकॉग्नाइज करा लिया हुआ था तो सारा अलाउ करना चाहिए था, लेकिन कितना अलाउ कर रहे सिर्फ। और अनरिकॉग्नाइज में तो बहुत ही गुस्सा कर गया वो, बहुत ज्यादा सख्ती दिखा दी। अनरिकॉग्नाइज में कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूंगा, चाहे तुम टैक्स काटने के अरेंजमेंट कर भी लो ना करो, फिर तो बहुत ही जुल्म है, कर भी लो अरेंजमेंट टैक्स काटने के फिर भी मैं तुम्हें अलाउ। डन हो गया जी? कितने लोगों को याद हो गया? बताएं पहला, ये वाला अलाउड है, नरमी नरमी दिखाएं, चाहे टैक्स काटने के अरेंजमेंट करो या कोई मसला नहीं। इसमें नरमी तो है, लेकिन असूल की बात करें ना, अनरिकॉग्नाइज इसको क्या कर दें, अलाउ, अगर टैक्स काटें, और अगर ना काटें नॉट अलाउ। रिकॉग्नाइज में टैक्स काटे ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आधा ही अलाउ करने देंगे आपको, और ये अगर टैक्स काटे ना काटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप होते कौन हो इसको अनरिकॉग्नाइज करने वाले, ये क्या होगा, नॉट अलाउ। चलें जी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं माय डियर इसका। आप लोग मुझे सॉल्व करवा दें, फिर घर जाके एक दफा ट्राई कर लीजिएगा। ABC company has reported a net profit of the following expenses have been deducted in achieving the above profit। अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड में एम्प्लॉयर ने पैसे डाले हैं, टैक्स काटने के अरेंजमेंट नहीं किए हुए, देख लेते हैं, पता नहीं भूल गया हो। अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड और टैक्स काटने के अरेंजमेंट, भाई करो ना करो, कर भी लो ना भी करो, दोनों सूरतों में ये क्या था तो क्या कर दें इसको, जल्दी बोले, अनरिकॉग्नाइज्ड, बाद में नोट कीजिएगा, पहले समझ लें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अलाउड, वेदर अरेंजमेंट का तो सवाल ने वैसे बताया भी नहीं हमें, लेकिन अरेंजमेंट करो ना करो, ये खर्चे क्या हैं, तो क्या करें, रिकॉग्नाइज्ड, भाई ये कोई एब्रीविएशंस नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन वैसे ही जरा मैं टाइम सेव कर रहा हूं, ठीक है जी। रिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड, अलाउड अप टू, नहीं मैं प्रॉफिट से चलते हुए मुझे अलाउड की फिगर नहीं चाहिए होती, प्रॉफिट से चलते हुए मुझे नॉट अलाउड। नॉट अलाउड कोई बच्चा बताए कितने, आधा, नॉट अलाउड कितने, टोटल कितने, आधा बताएं, 6.5। तो व्हाट इज नॉट अलाउड, रिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड, मैंने कहा आरपीएफ ऊपर मिक्स ना हो जाए, रिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड जी, नॉट अलाउड की फिगर, नॉट अलाउड की
जी कितने लोगों को ये तीनों खुद ही सही समझ आ गए थे? ओके किताबें बिला वजह बंद कर दी लोगों ने। अच्छा अब भाई जाने तो जाएंगे तो लेक्चर अपलोड हो जाएगा ना। अच्छा अब ये जो सेक्शन 21 है ना किताब का पेज 157, मैंने जो नीचे समझाया है और जो ऊपर लिखा हुआ है मे बी आपको उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ नजर आए, लेकिन वो हमारे समझने में इख्तलाफ होगा क्योंकि आईकैप की राय ये है, ये इसलिए रुकवाया हुआ था कि आईकैप की ईमेल आई है। आईकैप की राय ये है कि ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लिया जाए जो हमने बनाया है। आईकैप कहते हैं इस तरह कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा लॉ मेकर ने क्या खिचड़ी बना दी हुई है। ये इतनी खिचड़ी मची हुई है यहाँ पे कि पढ़ने वाले को समझ नहीं आता क्या करना है, सिवाय पॉइंट E के, वो बस क्लियर है, इसके अलावा खिचड़ी ही मची हुई है सारी। तो हम शुरू करते हैं पॉइंट E से, आपकी आसानी के लिए मैंने रेफरेंस भी दे दिए हैं। हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर E से। E कहता है कि अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, बोले बोले अप्रूव्ड पेंशन फंड। पेपर में तो ये लिख के आनी पड़ेगी, अगर थ्योरी का सवाल आया, मेरा नहीं ख्याल आएगा, आया तो ये लिख के आना पड़ेगा, अप्रूव्ड पेंशन फंड और अप्रूव्ड, इन्हीं की बात हो रही है ना यार, रिकॉग्नाइज अप्रूव, इनको कितना नॉट अलाउ करना है, अमाउंट एक्सीडिंग 50% से ऊपर नॉट अलाउड है, तो 50% तक, क्योंकि हेडिंग ऊपर से मिला के पढ़े, ये किसकी लिस्ट है, नॉट अलाउड। तो अल्लाह का शुक्र है, इसको टेक कर ले, ये तो बड़ा इजीली अंग्रेजी समझ आ गई E की। बहरहाल ऊपर से जो भी आपको समझ आया ना, मैंने अगेन कह दिया, आपने पेपर में नीचे वाला ही डब्बा फॉलो करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। ई कहते हैं कि अगर ये 4 फंड तुमने नॉट रिकॉग्नाइज रखे हुए हैं, अगर ये 4 फंड तुमने नॉट रिकॉग्नाइज रखे हुए हैं, जरा मैं इसको काट रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अगर ये तीन पता चल गया ना कौन से हैं ग्रेचुटी के अलावा, वो सॉरी प्रोविडेंट फंड, अगर ये 3 तुमने क्या रखे हुए हैं, नॉट रिकॉग्नाइज, इसको काट के पढ़े आसानी से समझ आएगा। अगर ये तुमने 3 क्या रखे हुए हैं, तो डिडक्शन इज एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय मेड टू अ पर्सन दैट इज नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड। तो ये मेरे ख्याल से शायद ये लाइन भी वेरी क्लियर है, ये लाइन भी वेरी क्लियर है, आपको समझ आ गई, कितने को समझ आ गई, ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है कि अनरिकॉग्नाइज को हमने क्या कर दिया, और इसने भी क्या लिखा हुआ था हेडिंग, रिडक्शन। प्रोविडेंट फंड के बारे में लोग कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज अगर नहीं भी है ना, तो इसे अलाउ कर ही दो। आपने कहा नहीं हमें तो लग रहा है कि नॉट अलाउड है, कहते हैं असल में ना इस बुलेट को इसके साथ मिला के पढ़ना है। ओए ये कर लें ऑनलाइन वाले अपनी किताब पे और आप नोट्स पे, कहते हैं इस बुलेट को इसके साथ मिला के पढ़ो। कहते हैं अभी डिसीजन ना लो प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू एनी, अब ये एनी के लफ्ज ने मार्केट में बहुत फटा डाला हुआ है, एनी के लफ्ज ने मार्केट में बहुत फटा डाला हुआ है कि एनी के लफ्ज का मतलब क्या है।
तो एनी के लफ्ज का आई कैप ने मतलब लिए अनरिकॉग्नाइज्ड, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इस एनी से मुराद दोनों हैं, लेकिन हम आई कैप के मुताबिक ही चलेंगे। तो आई कैप कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड के बारे में पॉइंट ई ना पढ़ो, अनरिकॉग्नाइज्ड के बारे में पॉइंट एफ उसने अलग से बनाया हुआ है, वो पढ़ लो। और फिर लोगों की राय ये है कि अदर फंड का लफ्ज भी यहां काट दो, क्योंकि अदर फंड यहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आप लोग थ्योरी में याद कर लें, कोई मसला नहीं। कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, बोलें कंट्रीब्यूशन टू एनी एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज इफ द businessman, if the has not made arrangement that he will deduct tax, अगर बिजनेसमैन टैक्स काटने के अरेंजमेंट नहीं करता तो नहीं फिर भी नहीं बोला हुआ उसने, तो डिडक्शन, अगर तुम अरेंजमेंट अनरिकॉग्नाइज में नहीं करते तो डिडक्शन नॉट अलाउड है, और अगर अरेंजमेंट कर लेते हो, ये है पॉइंट एफ, अनरिकॉग्नाइज्ड अलाउड ओनली इफ अरेंजमेंट आर मेड, अलाउड ओनली इफ अरेंजमेंट्स आर मेड, अलाउड तब है जब अरेंजमेंट्स मेड हो जाए। डन जी बात, ओके। अगली बात आखिरी, जरा तसल्ली से पढ़िएगा। बात तसल्ली से, गौर से, आंखें खोल के, आखिरी दफा। सबसे पहले ई, ये तो आसान है ना। रिकॉग्नाइज कितना अलाउ है? आधा, और आधा इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। पीछे मैंने कहा था इस बुलेट को इससे मिला के पढ़ना है, तो आपके लिए आसानी होगी अब घर में। अब आपने जो नीचे वाले 3 बुलेट है सिर्फ उनको पढ़ना है। आप बोलें पेंशन, सुपरनेशन और ग्रेचुटी अगर अनअप्रूव्ड है तो ये क्या हो जाएंगे? नॉट अलाउ हो जाएंगे। ये कहां लिखे हैं हमने, बोलें जल्दी बताएं ना। डन। लेकिन प्रोविडेंट के बारे में आप लोगों ने ई और एफ को मिला के पढ़ना है। प्रोविडेंट के बारे में आपने ई और एफ को मिला के पढ़ना है। जब आप ई और एफ को मिला के पढ़ेंगे तो एफ कहता है, फिर ई को ना पढ़िएगा, फिर आप खाली एफ ही पढ़िएगा, क्योंकि मैंने भी यहां क्या लिखा हुआ है, एफ। प्रोविडेंट के बारे में जब आप एफ को पढ़िएगा, बहरहाल ये कोई, मैं अगेन कह रहा हूं, ये कोई थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टेस्टिंग होगी तो ये होगी इंशाल्लाह, ये समझे आप। ये तो आपको समझ आ गया ना सबको? अच्छा, तो अब मोहतरम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में एफ पढ़िएगा, सॉरी अनरिकॉग्नाइज्ड है ना, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड के बारे में घर जाके क्या पढ़िएगा? एफ, क्योंकि मैंने आपको एनी का मतलब क्या लिखवा दिया। तो contribution to unrecognized provident fund established if the banda has not made arrangement to secure that tax will be deducted from any payment made by the fund. Done? क्लियर हो गई ये बात? और इसको मैंने आपको नहीं बताया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में लोगों की वैसी राय है कि ये अलाउड होता है। ये ई से किसी तरह लोगों ने डिराइव किया हुआ है कि ये नॉट है तो फिर बाकी वाला है, लेकिन इसकी डेरिवेशन छोड़ें, कल देखेंगे इंशाल्लाह। इन तीनों की डेरिवेशन मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, तो हल्का फुल्का इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि ये आपने रटा मारना है। वैसे तो समझा ही दिया यार, किसी हद तक समझा ही दिया, रटा भी नहीं मारना पड़ेगा। और लेकिन मेन चीज जो है वो नीचे वाली है। इधर तो जा रहे हैं, क्लास चले जाए, कोई इतनी बात नहीं, बस 1 मिनट आपका लूंगा। अच्छा भाई, ये इस वक्त जो है ना, नबी सल्लल्लाहु ने भी फरमाया था कि हर ज़माने के अंदर ना कोई ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जिनसे महफूज रहना इंसान को ज़रूरी है। तो इस ज़माने के अंदर दीन के एतबार से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो शायद देखने में आपको लोग समझ सामने नज़र आती हैं सोशल मीडिया पे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको अच्छी लगती हैं,
और वो हदीस भी लेके आते हैं। मसला तो ये है, और आम ऑडियंस को कहते हैं ये देखो एनी का लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो आम ऑडियंस कहती है यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक दी आपने, एनी से तो कुछ भी हो सकता है, रिकग्नाइज भी अनरिकग्नाइज भी, मिसाल दे रहा हूँ। तो आम ऑडियंस कहती है यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और नीचे फिर जो 6 हदीस की किताबें होती हैं उनका रेफरेंस भी डाल दिया होता है कि ये देखो फलां हदीस की किताब में हमने पढ़ा है। और आम ऑडियंस कहती है हाँ यार इसका मतलब तो यही है। और उम्मत का बहुत बड़ा ऐसा तबका जो इस वक्त ना गुमराह हो रहा है। और अनलकीली लोग आज ये भी कहते हैं, किसी को हदीस सुनाओ ना अल्लाह के नबी की, तो कहते हैं ये तो वो जो 6 मशहूर हदीस की किताबें उनमें से तो आपने सुनाई नहीं। तो नौज़ुबिल्लाह वो अल्लाह के नबी की हदीस का फिर इनकार कर बैठते हैं, कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। हालांकि बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों को आज समझाया जा रहा है कि नई नई चीज़ें माशरे में जन्म ले गई हैं, और 1400 साल से जो वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस उम्मत की चल रही हैं, लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सहाबा को नहीं छोड़ा लोगों ने, जो सोशल मीडिया वाले हैं, अगर कभी आप उनकी स्पीचेस सुने, ऐसे भी लोग हैं, ताबीन को नहीं छोड़ा। यानी जो सहाबा की सोबत वाले थे, जब उनके नाम लेते हैं तो दुख होता है इंसान को सुन के कि ताबीन के बारे में ऐसी बातें करें। तो इसलिए जो है ना, उलमा ये फरमाते हैं कि जो 1400 साल से उलमा फरमा रहे हैं वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, और अल्लाह का शुक्र है आज के लोगों से वो बहुत बड़े लोग थे। इमाम गज़ाली का नाम है, मुल्ला अली कारी गुजरे अफ़गानिस्तान में, बहुत बड़े लोग थे ये। इनका लेवल आज के किसी बंदे के बराबर है ही नहीं। उनका जो लेवल है, उन्होंने कितनी कितनी तसानीफ लिख दी, कितनी रिसर्च की, आज का कोई बंदा उस रिसर्च को उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सका कि आज का बंदा ये कहे कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि वो जो 6 किताबों से बाहर हदीसें हैं ना, तो खुदा के लिए बींगा मुस्लिम उनका कोई इनकार ना करे, क्योंकि सहाबा ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी ज़माने में करते देखा, वो ताबीन ने भी देखा, तो उस चीज़ को उन्होंने वो नकल किया है। और 6 किताबों वाले अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम बुखारी हैं या मुस्लिम हैं, उनमें से किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि हमने सारी हदीसें लिख दी हैं। या तो 6 किताबों वाले मिलके किसी दिन एक जगह बैठे हो ना, उन्होंने क्लेम की हो कि हम दावा करते हैं कि हमने अल्लाह के नबी की सारी हदीसें नकल कर दी हैं, तो फिर तो बात समझ आती है। तो बहरहाल मुस्तनद उलमा से पूछते रहें, कोई भी चीज़ पूछनी है आप हमारे से भी आके पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया में जहाँ सहाबा और ताबीन के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाए ना, बहुत महफूज रहा करें ऐसे लोगों से। बंद।